अरे बाबा, मेरी बेटी को बचाइए, ये कुछ कर लेगी। अरे ये बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें पता नहीं इसे क्यों बुलाया है? ये सब ढोंगी होते हैं। आलिया, अगर तुम्हारा पति मेरे और मेरे काम का यूं ही अपमान करता रहा तो तुम्हारी बच्ची कभी नहीं बच पाएगी। मेरी बेटी पर कोई भूत सवार नहीं है। इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। ये एक दिमागी बीमारी है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। करा सको तो करा लो अपनी बेटी का इलाज। नहीं बाबा, ऐसा ना कहिए। मेरे पति को माफ कर दीजिए। आलिया चुप रहो तुम। इन ढोंगियों से डरने की जरूरत नहीं है। और तू ढोंगी कहीं के, निकल यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो बहुत मारूंगा। मनोज उस तांत्रिक को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल देता है और फिर अपनी बेटी के बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करना शुरू करता है। मनोज एक साइकोलॉजिस्ट था और आलिया उसकी पत्नी थी। मनोज साइंस को मानने वाला इंसान था और आलिया भूत प्रेत में विश्वास रखती थी। पिछले कुछ महीने से जब उसकी बेटी रिया ने थोड़ा अजीब बर्ताव करना शुरू किया तो मनोज को तो समझ आ गया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का केस है, पर आलिया को ये किसी भूत का चक्कर लग रहा था। इसीलिए उसने एक माधव नाम के तांत्रिक को बुला लिया। हालांकि ये बात मनोज को पसंद नहीं आई और उसने तांत्रिक को बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया। आपको तो हर चीज दिमाग की बीमारी लगती है। अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और तुम्हें हर चीज में भूत दिखता है। हमारी बेटी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है और मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। देखना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, मुझे मेरी बच्ची सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं। मनोज रिया का इलाज करता रहता है और कुछ समय बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, ये दिमागी बीमारियां होती हैं जो इलाज से सही हो सकती हैं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो रिया? आज बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे काबू में है, वरना पहले तो अपने आप अजीबोगरीब थॉट्स आते रहते थे और मैं उनको रोक नहीं पाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। तू हमेशा ऐसी ही हंसती खेलती रहना। मैं मिठाई लेकर आता हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी दुकान पता है। वो हलवाई बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। मैं वहीं से ले आऊंगी। ओके, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। आलिया मिठाई लाने के लिए घर से निकल जाती है, पर इससे पहले कि दुकान पर पहुंच पाती, रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अरे ओ देवी जी, सुनिए जरा, मैंने ये बेर खरीदे थे पर ये मुझे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। क्या आप मुझे एक खाकर बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? हाँ लाइए, अभी बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल सही है, आप आराम से ये बेर खा सकते हैं। ओह अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाइए। ठीक है। आलिया जाकर मिठाई खरीदती है और फिर घर आ जाती है। वो लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। तभी रात में अचानक मनोज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आलिया बैठी हुई है और फोन पर किसी से बात कर रही है। हाँ हाँ ठीक है। किससे बात कर रही हो इतनी रात में? किसी से नहीं, सो जाओ तुम। अरे ये किस तरह से बोल रही हो तुम? ओह सॉरी बेबी, मम्मी का कॉल आ गया था ना, मैं अभी आती हूँ। ये इसे हो क्या गया है अचानक? फिर वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह मनोज देखता है कि आलिया ने कान में ईयरफोन्स लगाया हुआ है तो वो कहता है, ये तुमने कान में ईयरफोन क्यों लगाया हुआ है? गाने सुन रही हो क्या? हाँ। ये कोई टाइम है गाने सुनने का? गाना सुनने का कोई टाइम नहीं होता है, अपने काम से काम रखो। तुम ठीक तो हो ना? कल रात से क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा?
मनोज की ये बात सुनकर वो अचानक चल पड़ती है और जाकर एक चाकू उठाती है और अपना हाथ काट लेती है। आलिया, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ! आलिया एक बार फिर चाकू अपने हाथ पर मारती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम ठीक तो हो? क्या कर रही हो? मेरी बात इतनी बुरी लग गई कि अपना हाथ काटने लगी। मैं काटना नहीं चाहती थी, पर क्या? पर मेरा बहुत मन हो रहा था अपना खून देखने का। रिया, तुम्हें भी अपना खून देखना है? दिखाऊं? नहीं नहीं, रुक जाओ आलिया। मनोज आलिया को रोक पाता उससे पहले ही आलिया रिया के पेट में चाकू मार देती है। मनोज ये देखकर रोने लगता है और रिया को पकड़ता है, पर आलिया हंसने लगती है। क्यों बे मनोज, क्या लगता है मुझे कोई दिमागी बीमारी हुई है या कोई भूत चढ़ा है? आलिया, तुम पागल हो गई हो। हटो सामने से। मुझे रिया को डॉक्टर के पास ले जाने दो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी! चुप, तेरी वजह से ही हुआ है ये सब। आलिया, प्लीज स्टॉप इट। तेरी पत्नी मेरे वश में है। ये तेरी पत्नी के जरिए मैं बोल रहा हूँ। कौन? वही जिसे तूने ढोंगी बोला था। क्या हुआ, याद नहीं आया? अभी रुक। ये बोलकर आलिया जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने माधव खड़ा होता है, वही तांत्रिक जो रिया पर से भूत उतार रहा था। क्या कहा था तूने मनोज कि अगर मैंने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई तो बहुत मारेगा? आजा। और साले तूने क्या किया है मेरी पत्नी के साथ? मैं भला क्या कर सकता हूँ? मैं तो ढोंगी हूँ ना। मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने आगे बढ़ता है, पर माधव आलिया से मनोज को रोकने को कहता है, तो आलिया आकर मनोज को पकड़ लेती है। आलिया, मुझे छोड़ो। तुम इसकी बातें क्यों मान रही हो? होश में आओ। रिया को देखो, उसका खून निकल रहा है, वो मर जाएगी। आलिया, मनोज को मारो। आलिया मनोज को मारने लगती है। मनोज बचने की कोशिश करता है, पर वो उसे बुरी तरह से पीटती रहती है। ये वशीकरण है, तुम इससे नहीं बच सकते मनोज। तुमने मुझे ढोंगी कहा था ना। अब देखो मैं कितना पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ। मैंने मान लिया। मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची की जान बचा लो, वरना वो मर जाएगी। जाओ, रिया के घाव में हाथ डालकर उसे फाड़ दो। नहीं! आलिया जाती है और रिया के घाव में दोनों हाथों की उंगलियां डालकर उसे चीर देती है, जिससे रिया बुरी तरह तड़पती है और उसकी मौत हो जाती है। मनोज अपने आप को रोक नहीं पाता और आलिया को मारने लगता है। तांत्रिक कुछ नहीं बोलता, इसीलिए आलिया मार खाती रहती है। अरे बस करो मनोज, इतना ही गुस्सा आ रहा है अपनी पत्नी पर तो मैं तुम्हारी मुश्किल हल किए देता हूँ। आलिया, जाओ, छत से कूद जाओ। रुक जा साले कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मनोज आलिया को छोड़कर माधव की तरफ भागता है और आलिया छत की तरफ चल पड़ती है। रुको आलिया, पहले अपने पति की जान लो, उसके बाद फिर खुद को मार लेना। आलिया वापस आने लगती है, पर तब तक मनोज माधव का गला पकड़ लेता है। आलिया पीछे से आती है और मनोज को चाकू मार देती है, पर मनोज माधव का गला नहीं छोड़ता। आलिया लगातार मनोज की पीठ पर वार करती रहती है, जिससे मनोज मर जाता है, पर तब तक वो माधव की जान भी ले लेता है।
माधव के मरते ही वशीकरण टूट जाता है। पर जब आलिया अपने आसपास का नजारा देखती है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मनोज, रिया! होश में आने के बावजूद आलिया अपना गला काट लेती है और इस तरह एक परिवार एक सन की तांत्रिक के घमंड और बदले के चलते बेमौत मारा जाता है। कमांड नॉट एक्सेप्टेड, कमांड नॉट एक्सेप्टेड, कमांड नॉट एक्सेप्टेड। कुछ दिन पहले वेणु अय्यर एक नेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं। वो रोबोट पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कई सारे रोबोट बनाए थे, जैसे बच्चों के साथ खेलने वाला रोबोट, घर के काम करने वाला रोबोट, होटल या रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाला रोबोट, एंटरटेनमेंट करने वाला रोबोट। और अभी तो वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो देश के बॉर्डर पर लड़ सके और हमारे देश के जवानों की मदद कर सके। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे थे। अय्यर अक्सर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते हैं। एक दिन अय्यर अपने लैब से घर लौटा और वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ अय्यर, इतने परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो सही चल रहा है ना? एक्सपेरिमेंट तो सही चल रहा है लता, लेकिन पता नहीं मेरा रोबोट इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट होगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने साल की मेहनत कोई काम की नहीं रहेगी। अय्यर, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा लता? मैंने आज तक जितने भी रोबोट बनाए हैं वो सब नेशनल लेवल तक सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का है। मेरे रोबोट में ऐसी कोई तो खासियत होनी चाहिए जो उसे सेलेक्ट किया जाए। अय्यर ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आया। वो फौरन उसी टाइम लैब में वापस चला गया और पूरे 8 दिन के बाद वापस घर आया और वो बहुत खुश था इस बार। हेमलता ने अय्यर से इसका रीजन पूछा तो अय्यर ने बताया कि उसने एक स्पेशल डिवाइस अपडेट किया है और आज से इसका नाम होगा मक्की। स्पेशल डिवाइस अपडेट की है मतलब? ऐसा क्या किया है तुमने इस रोबोट में? हेमलता, अब ये सिर्फ एक रोबोट नहीं रहा, अब ये एक कंप्लीट ह्यूमन रोबोट बन गया है। मतलब अय्यर, मैं कुछ समझी नहीं। लता, इसमें मैंने ह्यूमन की तरह इमोशंस ऐड किए हैं। अब क्या सही क्या गलत ये समझने के लिए उसे किसी कमांड की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये खुद ही एक्शन लेगा। अय्यर ने कहा कि आज तक ऐसा कोई रोबो नहीं बना जो विदाउट कमांड एक्शन ले, लेकिन ये ऐसा कर सकता है। हमारे देश के लिए बॉर्डर पर बहुत हेल्प होगी इससे। और अय्यर अपनी रिसर्च को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एग्जीबिशन में अभी 15 दिन बाकी थे और अय्यर अपने ह्यूमन रोबोट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसीलिए वो ह्यूमन रोबोट को अपने घर पर लेकर आया। अय्यर, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमें इस रोबोट को अपने साथ रखना चाहिए? मुझे जरा अजीब लग रहा है। घर में ईशा भी है, वो अभी बहुत छोटी है। अगर गलती से भी उसने कोई गलत बात रोबोट को बताई और उसने कमांड एक्सेप्ट कर ली तो? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो लता, मैं हूं ना। और ये सही से काम कर रहा है या नहीं, यही जानने के लिए तो उसे घर में लाया हूँ। और मैं अभी घर में ही रहूंगा, तो तुम किस बात की इतनी चिंता कर रही हो? मुझ पर भरोसा है या नहीं? आई ट्रस्ट यू अय्यर। तो ये बाकी की टेंशन छोड़ दो और जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है यार। अय्यर मक्की को स्टोर रूम लेकर गया और उसे चार्जिंग पर लगा दिया और सब खाना खाने बैठ गए। अगले दिन से मक्की पूरे घर में चहल पहल करने लगा। वो घर की सफाई करता, खाना बनाता और ईशा के साथ खेलता भी। हेमलता बहुत खुश थी कि मक्की उसकी इतनी सारी हेल्प कर देता है। अय्यर भी टाइम टू टाइम मक्की की अपडेट चेकिंग करता। एक दिन की बात है कि ईशा मक्की के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी एक लड़के की बॉल ईशा के सर पर लगी। ईशा को सर पर चोट लगी और वो रोने लगी। वो मक्की को लेकर घर चली आई। उसने हेमलता को सारी बात बताई और अपने कमरे में चली गई। मक्की स्टोर रूम में गया और खुद को चार्जिंग पर लगाया और थोड़ी देर बाद जब अय्यर स्टोर रूम में गया तो उसने देखा कि मक्की अपनी जगह पर नहीं है।
मक्की उस लड़के के घर पे गया जिसकी बॉल ईशा को लगी थी। मक्की उस बिल्डिंग के 13वें मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में खड़ा था। वो लड़का जैसे ही अपने कमरे में आया, मक्की खिड़की से अंदर आया और उसने वही बॉल उठाई जो ईशा को लगी थी। वो लड़का मक्की को देखकर डर गया। मक्की ने लगातार उस लड़के के सर पे बॉल मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और आखिर में वो मर गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में लड़के की मौत की खबर आई और ईशा ने तस्वीर देखकर बताया कि पापा, ये तो वही लड़का है जिसने कल मुझे बॉल मारी थी। ये बात सुनकर अय्यर और हेमलता दोनों हक्के बक्के रह गए। ये इत्तेफाक था या कुछ और, वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे। अगले दिन अय्यर मक्की को लैब लेकर गया। थोड़ी देर बाद लैब में अय्यर का एक दोस्त आ गया। एक बात पे उन दोनों का झगड़ा होने लगा और गुस्से में अय्यर के दोस्त ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। अय्यर इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। उसका दोस्त भी गुस्से में लैब से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद अय्यर जब मक्की के पास गया तो मक्की अपनी जगह पर नहीं था। तभी लैब का वॉचमैन अय्यर के पास आया और बोला कि अभी जो आपके साथ झगड़ा करके गए हैं उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गाड़ी खाई में गिर गई और तभी मक्की वहां आ गया। छानबीन के दौरान पता चला कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अय्यर का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि ये सब मक्की ही कर रहा है। अय्यर ने सीधा जाकर मक्की से बात की। मक्की, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा शक सही है? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तुम्हें और हमारे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सजा मिलेगी। ये तुमने क्या किया मक्की? ऐसी कोई कमांड मैंने तुम्हें नहीं दी थी, तो तुमने ये सब क्यों किया? किसके कहने पर किया? मुझे किसी कमांड की जरूरत नहीं है। अपने फीलिंग्स के जरिए मैं खुद सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ओके? अय्यर को लगा कि मक्की को ऐसे बाहर छोड़ना सेफ नहीं है। उसे स्टॉप करना होगा और उसके फीलिंग्स को सिस्टम से डिलीट करना होगा। तुम्हारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है। जाओ अपने चेयर पर बैठ जाओ। आई कैन रीड योर माइंड अय्यर। मैं जानता हूं कि तुम मुझे स्टॉप करके एक स्टैचू की तरह किसी एग्जीबिशन में छोड़ दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझे? मक्की की नीली आंखें अब लाल होने लगी थीं और वो पूरी तरह से एक डेविल ह्यूमन रोबोट में कन्वर्ट हो चुका था। ऐसा कहकर मक्की खिड़की से बाहर चला गया और सीधे घर गया। ईशा अपने कमरे में खेल रही थी। वो ईशा के पास गया और उसे एक हाथ में उठाया। ये क्या कर रहे हो मक्की? मुझे ऊपर क्यों उठाया है? मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। ईशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ईशा की आवाज सुन हेमलता कमरे के अंदर आई। उसने देखा कि मक्की ने ईशा को हाथ से ऊपर उठाया हुआ है और ईशा बहुत डरी हुई है। मक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? ईशा को अभी नीचे उतारो। मक्की ने कोई एक्शन नहीं किया। मक्की, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ईशा को नीचे उतारो। हेमलता ने नोटिस किया कि मक्की की आंखें लाल हो गई हैं। तभी वहां अय्यर पहुंच गया और अय्यर सामने का नजारा देखकर शॉक हो गया। देखो ना अय्यर, मक्की को क्या हो गया है? कोई कमांड नहीं मान रहा है। हेमलता, मक्की का सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो गया है। वो अपने इमोशन को बैलेंस भी कर पा रहा है। उस बच्चे को भी मक्की नहीं मारा था और आज इसने लैब में मेरे दोस्त को भी मार डाला क्योंकि मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। हेमलता और अय्यर मक्की को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मक्की पूरी तरह से डेविल ह्यूमन रोबोट बन गया था। वो ईशा को लेकर खिड़की से बाहर ले गया। ईशा डर की वजह से सहम गई थी। वो एक पहाड़ पर उतरा और ईशा को नीचे रखा। अय्यर और हेमलता भी कार से पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी है। अय्यर और हेमलता को अपने सामने देख मक्की ने गुस्से में हेमलता का गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर वो अय्यर के पास जाने लगा। हेमलता ने पीछे से मक्की की ओर पत्थर फेंका, जिससे मक्की का ध्यान फिर से हेमलता की ओर गया। उसने हेमलता को हाथ से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हेमलता के सर से खून बहने लगा और अय्यर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़कर गाड़ी की तरफ गया और अपनी कार से एक मशीन बाहर निकाली। उसने जल्दी से मशीन को एक्टिवेट किया। मशीन से निकली लेजर लाइट की वजह से मक्की एक जगह पर ठहर गया।
मक्की को कमजोर होता देख अय्यर उसके पास गया। उसने मेन चिप को उसके बॉडी से अलग कर दिया। मक्की की लाल आंखें। अय्यर ने गुस्से में मक्की के सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते वक्त अय्यर की आंखों में आंसू आने लगे और अय्यर ने अपने सारे गुनाह मानते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी हुआ वो कुल मिलाकर मशीन करप्ट होने की वजह से हुआ था। ये बात साबित होने के बाद अय्यर को छोड़ दिया गया और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। सब कुछ सही होने के बाद भी अय्यर आज तक उस हादसे को भूल नहीं पाया। विनोद और पूजा की शादी को 1 महीना हो गया था और अब वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। आखिरकार हम पहुंच गए, पर मिस्टर राज सुबह से फोन नहीं उठा रहे। जाने कहां गुम है? हाँ, पता नहीं कहाँ है। चलो हम अंदर चलते हैं, हो सकता है अंदर ही हो। हाँ चलो। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, पर घर के अंदर भी कोई नहीं होता है। वो लोग हैरान होते हैं कि उनको घर बेचने वाला इंसान एकदम से गायब हो गया। अजीब इंसान था, हमें घर बेचकर गायब हो गया। आखिरी बार मिलकर तो जाना चाहिए था। चलो कोई ना, जाने दो, हमें क्या। वो लोग घर में अपना सामान सेट करते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। जब पूजा साफ सफाई कर रही होती है तो उसे हॉल में खून की कुछ सूखी हुई छींटें दिखाई देती हैं। वो उनको साफ करने की कोशिश करती है, पर वो साफ नहीं होती। अरे क्या है ये, साफ ही नहीं हो रहा है। अरे बहुत हो गई सफाई, अब चलो आराम करो। पूजा उसको ऐसे ही छोड़ देती है और वो दोनों जाकर लेट जाते हैं। वो दोनों इतना थक चुके थे कि लेटते ही उनकी आंखें लग जाती है। वो लोग सो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक पूजा की आंख खुलती है। उसकी आंख तो खुल जाती है, पर वो अपना शरीर हिला नहीं पाती। वो बोलना चाहती है, पर देखती है कि उसके कमरे की खिड़की से एक अजीब सा साया अंदर आ रहा है। पूजा को बेतहाशा डर लगने लगता है। वो चीखने और उठने के लिए लगभग अपना पूरा दम लगा देती है, पर कुछ भी काम नहीं आता। उधर वो साया लगभग अंदर पहुंच ही चुका था। पूजा को लगा कि अब वो मरने वाली है, पर तभी उसने आखिरी बार चीखने की कोशिश की और इस बार उसकी चीख निकली, जिससे विनोद भी उठ गया। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? वो साया। क्या? कैसा साया? हमारे कमरे में एक साया घुस आया था जो मुझे मारने वाला था। ओहो, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो देखो, खिड़की तो बंद है। पूजा देखती है तो सचमुच खिड़की बंद होती है। उसे लगता है कि शायद वो सचमुच ही कोई सपना देख रही होगी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलो बाहर ताजी हवा में टहल कर आते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो दोनों घर से बाहर जाते हैं और टहलने लगते हैं। तभी उनको सामने वाले घर से कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो उस घर में चले जाते हैं। वो घर पूरा खाली पड़ा था और वहाँ के सारे सामान पर सफेद चादरें पड़ी हुई थी। तभी एक हवा का झोंका आता है और एक कुर्सी पर से चादर हट जाती है, जिससे वो दोनों झिझक जाते हैं। वो एक बहुत पुराने जमाने की एंटीक कुर्सी थी। ओह शिट, मैं तो डर ही गई थी। बट वाओ, ये कुर्सी तो बहुत प्यारी है। काश ऐसी कुर्सी हमारे पास होती।
हाँ, पर ये हमारी नहीं है, इसीलिए उसे मत देखो और चलो यहाँ से। यहाँ कोई नहीं है। विनोद को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, इसीलिए वो घबरा गया था और पूजा को लेकर वो वहाँ से वापस आ गया। रात गुजरती है और अगली सुबह उनके दरवाजे की बेल बजती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो सामने वही कुर्सी रखी होती है और कुर्सी के ऊपर एक चिट्ठी रखी होती है। मैंने कल रात देखा कि आपको ये कुर्सी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर आया था और फिर से वापस जा रहा हूँ। आज से ये कुर्सी आपकी है। कैसा आदमी है ये? जब कल हम इसके घर गए तो ये सामने नहीं आया और आज ये कुर्सी गिफ्ट कर दी। पर पूजा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और कुर्सी को घूरती रहती है, मानो वो उस कुर्सी से सम्मोहित हो चुकी हो। वो लोग उस कुर्सी को घर में रखते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। पूजा धीरे धीरे उस कुर्सी से सम्मोहित होती जाती है और पूरा पूरा दिन उस कुर्सी पर गुजारने लगती है। विनोद उसे इस बात के लिए मना करता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। वो उसको जबरदस्ती उठाने की कोशिश करता है तो वो उससे लड़ने लगती है। एक समय ऐसा आ गया कि वो रात भर उसी कुर्सी पर बैठी रहती। विनोद को अब चिंता होने लगी थी क्योंकि ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं था। ये पूजा को हो क्या गया है? दिन रात उसी कुर्सी पर बैठी रहती है और मैं मना करूं तो ऐसे लड़ने लगती है जैसे वो कुर्सी कोई इंसान हो जिसे मैं उससे दूर कर रहा हूं। एक दिन जब पूजा बाथरूम जाती है तो विनोद उस कुर्सी को छिपा देता है। पूजा बाथरूम से वापस आती है तो कुर्सी को गायब देखकर पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। विनोद उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो विनोद को भी मारने लगती है। विनोद हैरान होता है कि पूजा उस पर हाथ कैसे उठा सकती है। तभी वो कुर्सी हवा में उड़ती हुई आती है और पूजा के सामने आकर रुक जाती है। ओह शिट! ये कुर्सी उड़ कैसे रही है? पूजा, तुम्हें हो क्या गया है? कुछ तो जवाब दो। कौन हो तुम? तुम्हारी पत्नी का नया पति। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पूजा, तुम उसकी गोद में क्यों बैठी हो? इधर आओ। वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। वो अब इस शापित कुर्सी के वश में है। विनोद को रोना आने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो बाहर निकलता है और सामने वाले घर की तरफ जाने लगता है जहाँ से वो कुर्सी आई थी। तभी उसका पड़ोसी रमन उसे रोक लेता है। विनोद घबराते हुए उसे पूरी बात बताता है तो रमन उससे कहता है, यहाँ बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो औरतों पर गंदी नजर रखता था, इसीलिए एक बार कुछ औरतों ने मिलकर उसे मार डाला। वो अपनी शाही कुर्सी पर ही मरा था, इसीलिए वो कुर्सी शापित हो गई। अब वो कुर्सी अगर किसी आदमी को मिले तो वो उसे मार डालता है, और अगर औरत को मिले तो उसे अपना गुलाम बना लेता है। हे भगवान, इसका मतलब उसने मेरी बीवी को अपना गुलाम बना लिया है। अब मैं अपनी बीवी को कैसे बचाऊं? इसका जवाब तो उस घर में ही मिलेगा। तो फिर चलो, देर किस बात की है? वो दोनों फौरन उस घर के अंदर जाते हैं। वो लोग इधर उधर देखना शुरू करते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी विनोद की नजर उस जगह पर जाती है जहाँ पहले वो कुर्सी रखी हुई थी। उस जगह पर का टायल गायब था। विनोद उस जगह की मिट्टी हटाने लगता है तो उसे वहाँ एक डायरी मिलती है। डायरी में उन औरतों ने लिखा था कि अगर ये आदमी किसी भी रूप में वापस आए तो इस कुर्सी को जला दिया जाए। वो लोग ऐसा ही करने विनोद के घर में जाते हैं, पर पूजा उस आदमी की गुलाम हो चुकी थी, इसीलिए वो उन लोगों को रोकने के लिए अपनी कनपट्टी पर बंदूक रख लेती है और कहती है,
यहाँ से चले जाओ, वरना मैं खुद को गोली मार लूंगी। उसके सम्मोहन से बाहर आओ पूजा। तुम्हारी पत्नी अब जा चुकी है, तुम कुर्सी को खत्म करने पर ध्यान दो। विनोद माचिस हाथ में लेकर कुर्सी की तरफ भागता है तो पूजा पहले उस पर गोली चलाती है और फिर खुद को मार लेती है। ये देखकर विनोद पूरी तरह टूट जाता है, पर वो रुकता नहीं और जाकर उस कुर्सी में आग लगाने की कोशिश करता है। तब वो डरावना सा आदमी विनोद को पकड़कर उस कुर्सी पर बिठा देता है और उसका दिल निकालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगता है। विनोद जैसे उस कुर्सी से चिपक सा गया था, वो उठ नहीं पा रहा था। वो आदमी उसका दिल निकालने ही वाला था, पर अपने अंतिम समय में विनोद पूजा की लाश की तरफ देखता है और कुर्सी में आग लगा देता है। वो कुर्सी के साथ खुद भी जलकर राख हो जाता है और इस तरह से वो शापित कुर्सी इस दुनिया से खत्म हो जाती है। चलो फटाफट इनकी लाश को अपने गार्डन में गाड़ देते हैं। हाँ चलो। अब ये सोना हमारा है। आखिरकार अब हम इसके मालिक हैं। विनोद और मनोज ने जिसे अभी अभी मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उनका सौतेला बाप राम प्रसाद था। उन्होंने अपने सौतेले बाप को सोने की पोटली के लिए मारा था, जो वो उनको जीते जी देने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि ये सोना शापित है और जब तक ये उसके साथ रहेगा तब तक वो अमीर रहेंगे और घर में खुशहाली रहेगी। पर सौतेले बेटे इस बात को सरासर झूठ समझते थे। उन्हें लगता था कि उनका सौतेला बाप उनसे नफरत करता है, इसीलिए ऐसे बहाने बना रहा है। पिताजी कहाँ हैं? उनका तो देहांत हो गया। क्या? हाँ, कल ही हुआ था। तो आपने हम दोनों को बताया क्यों नहीं? मैं मायके ही तो गई थी, कोई देश से बाहर थोड़ी गई थी। हाँ और क्या, बच्चे आखिरी समय में अपने दादा को देख भी नहीं पाए। मैंने सोचा तुम परेशान होगी, इसीलिए नहीं बताया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, जाने दो। विनोद और मनोज की पत्नियां और बच्चे राम प्रसाद के मरने से काफी दुखी थे, क्योंकि राम प्रसाद का व्यवहार उन सब के प्रति बहुत अच्छा था। पर विनोद और मनोज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें सोने की पोटली मिल गई थी। वो उस सोने की पोटली से एक एक अंगूठी निकालकर पहन लेते हैं। उस रात जब सब सोते हैं तो विनोद और मनोज को नींद ही नहीं आती। रात के 3 बज जाते हैं और वो लोग करवटें ही बदलते रहते हैं। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आती है। सोना, सोना, सोना। ये कैसी आवाज है? भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं इतनी रात में क्यों बोलूंगा? पता नहीं ये कैसी आवाज है। मैं तो सो ही नहीं पाया। सो तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो आवाज एकदम तेज हो जाती है। सोना, सोना, सोना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोनों भाई पूरे घर में और घर के बाहर देखते हैं, पर उन्हें कहीं कुछ नजर नहीं आता। अंत में वो जाकर वापस लेट जाते हैं। डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहे थे, पर सो भी नहीं पा रहे थे और ऐसे ही करते करते सुबह हो गई।
पापा, आप अभी तक लेटे हुए क्यों हो? सुबह हो गई है, उठ जाओ। बेटा, मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? पता नहीं। अरे दीदी, इनका भी यही हाल है। पता नहीं क्यों रात भर सो ही नहीं पाए। दिन गुजरता है और फिर रात आती है। विनोद और मनोज अपने बिस्तर पर आंखें खोले पड़े हुए थे। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे घर में भूकंप आ रहा है। वो लोग चीखते हुए अपने बीवी बच्चों को उठाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई भूकंप नहीं आ रहा। अरे देखो ना, पूरा घर हिल रहा है। मुझे तो लगता है घर गिरने वाला है। ये आप लोगों को क्या हो गया है? चलिए अंदर, कुछ नहीं हो रहा। किरण और शांति जैसे तैसे विनोद और मनोज को घर के अंदर लेकर आती है। वो दोनों तो जैसे पागल से हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो शांत होते हैं और आखिरकार लेट जाते हैं। उनके खुद समझ में नहीं आ रहा था कि 2 दिन से ये हो क्या रहा था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि मुसीबत तो अभी बढ़ने वाली है। अगले दिन जब विनोद बाथरूम गया तो उसने देखा कि बाथरूम के एक कोने में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है और उसके शरीर का रंग भी इंसानी शरीर से कुछ अलग था। उसके बाल लंबे थे, सिर पर छोटे छोटे सींग थे। कौन है? कौन है? तेरी मौत। ये बोलकर वो आदमी घूमता है तो विनोद डर से कांप जाता है, क्योंकि उसके मुंह पर खाल नहीं थी, सिर्फ मांस ही मांस था। उसके हाथ में किसी इंसान का हाथ था और वो उस हाथ को चबा रहा था। विनोद को देखकर वो उसकी तरफ भागता है। विनोद घबराकर बाहर भागता है, पर वो आदमी विनोद का पैर पकड़ लेता है। अरे क्या हो गया? किरण, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। किरण! कौन मार डालेगा? क्या बोल रहे हो आप? ऐसी कई चीजें होती हैं जिससे विनोद और मनोज परेशान हो जाते हैं और उनके बीवी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। लेकिन फिर वो सब उनके साथ भी होना शुरू हो गया। क्या हुआ शांति? क्या हुआ? वो शैतान मुझे मार डालेगा। वो मेरा गला घोट रहा था। क्या मतलब? वो तुम्हें भी दिखने लगा? कौन है वो? तभी रिया के रोने की आवाज आती है। वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि रिया छत से नीचे गिर गई है। वो लहूलुहान हो गई थी। वो रोते हुए कुछ बताती है कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया हो। ये सब देखकर विनोद अपना आपा खो बैठता है और चिल्लाने लगता है। ये हमारे कर्मों की सजा है। हमने पिताजी को मारा तो अब उनकी आत्मा हमसे बदला ले रही है। क्या? पिताजी को आप लोगों ने? विनोद और मनोज उन सबको पूरी बात बताते हैं। किरण और शांति को यकीन नहीं होता कि उनके पति सोने की लालच में ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब विनोद और मनोज तय करते हैं कि वो राम प्रसाद की आत्मा को बुलाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे ताकि वो उनके परिवार को छोड़ दे। वो ऐसा ही करते हैं। पिताजी, वो हमारी गलती थी, हमें सजा दीजिए, पर हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, शापित सोने वाला शैतान कर रहा है। क्या? शापित सोने वाला शैतान? हाँ, मैंने न जाने तुम लोगों को कितनी बार बताया, पर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ कि जिस सोने के लिए तुमने मुझे मारा वो सोना शापित है। मैंने अपनी जवानी में शैतान को प्रसन्न करके ये सोने की पोटली पाई थी जो मेरे परिवार और जीवन को समृद्ध बनाती है, पर बदले में शैतान ने मेरा सोना यानी कि
मेरी नींद छीन ली और साथ ही रोज मेरा खून पिया। मैंने इस परिवार को चलाने के लिए ऐसी जिंदगी जी है, पर तुमने मुझे सौतेला समझकर मार दिया। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, पर ये शैतान अब हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ये हमारे परिवार को क्यों मार रहा है? क्योंकि ये सोने की पोटली उस शैतान ने मुझे दी थी। वो मुझसे जुड़ी है, पर अब तुमने वो ले ली है तो वो शैतान आजाद हो गया है। वो तुम सबको मार देगा। अगर इससे तुम्हें बचना है तो उस पोटली को ले जाकर वहीं गाड़ दो जहां तुमने मेरी लाश गाड़ी है। वो शैतान तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, पर तुम रुकना मत। ठीक है, अभी करते हैं। विनोद और मनोज जैसे ही उस सोने की पोटली की तरफ बढ़ते हैं तो वो शैतान उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर वो घबरा जाते हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। वो शैतान उन दोनों को हवा में उड़ाता है और दूर फेंक देता है, पर तब तक सोहन चुपके से जाकर वो पोटली उठा लेता है और विनोद के पास आ जाता है। विनोद उस पोटली को लेकर बाहर भागता है। मनोज भी उसके साथ जाता है। शैतान ये देखकर गुस्से से चिल्लाता है और सोहन को उड़ाकर दीवार पर दे मारता है। अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो पोटली वापस अपनी जगह पर रख दे। विनोद और मनोज उसकी बात नहीं सुनते और राम प्रसाद की कब्र खोदने लगते हैं। इधर शैतान किरण, शांति, सोहन और रिया चारों को बाहर ले जाता है और उनकी कब्र खोदकर उन्हें उसमें लिटा देता है। रुक जाओ पोटली के मालिकों, वरना मैं तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए सुला दूंगा। वो दोनों शैतान की एक नहीं सुनते और राम प्रसाद की कब्र खोदकर उसमें पोटली डाल देते हैं। पर इससे पहले कि वो कब्र को वापस बंद कर पाते, वो शैतान अचानक से राम प्रसाद के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उठकर अपने दोनों हाथ उन दोनों के सीने के आर पार कर देता है, जिससे उन दोनों की भी मौत हो जाती है और वो उसी कब्र में गिर पड़ते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस शापित सोने ने तो हमारे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। शापित सोने नहीं, शांति, सोने की लालच ने।